कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चौपाल में। और आप सभी को सौरभ भैया और कुलदीप भैया की राम राम। और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। सौरभ भैया, अभी बहुत ज्यादा ठंड थी और अभी बादल की वजह से एक दो दिनों से ठंड थोड़ी कम है। हाँ, थोड़ी कम हुई है। लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना सौरभ भैया, हमें अपने साथ साथ अपनी फसलों का, अपने पशुधन का, सबका ध्यान जो है वो रखना चाहिए और उन्हें ठंड से बचाना चाहिए हाँ। है ना। जिनमें खास तौर पर देखा जाए तो नवजात बछड़े और बछड़ियां जो होती है उनको ठंड से देखना भैया निमोनिया हो सकता है। हाँ भैया, निमोनिया का खतरा होता है। और जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनमें भी अक्सर बहुत ज्यादा अगर ठंड होती है ना तो दूध की कमी हो जाती है। हाँ, देखी जा सकती है कि दूध वो कम कर देते हैं। बिल्कुल। और भैया इस समय पशुओं को हमें क्या करना चाहिए ठंड से बचाव के लिए? धूप में बांध सकते हैं पशुओं को, है ना, और धुआं कर सकते हैं। कोठे में जो पशुशाला है वहां पर धुआं भी कर सकते हैं। वैसे अभी संक्रांत तो हो गई भैया, है ना। बिल्कुल। और तिल गुड़ के लड्डू भी खाया आपने बहुत? बिल्कुल, हमने भी खाया और आपने भी तो खाया। तो संक्रांत के बाद जो है सूर्य उत्तरायण होने लगता है और ठंड का जो असर है धीरे धीरे कम होता है ना। पर अभी जो है भैया ये ऐसा नहीं कह सकते कि ठंड बिल्कुल खत्म होने वाली है। अभी बादलों की वजह से ठंड कम है, पर ठंड से हमें पशुओं को बचाना जरूरी है। इस समय पशुओं के आहार में बदलाव करना भी बहुत जरूरी होता है भैया। और इसी से जुड़ी हुई हमारी आज की बात है, पशुओं के चारे को करें प्रबंधित, इस विषय पर। बिल्कुल, ये तो हो गई आज की बात। हाँ। और भैया इसी तरह सब्जियों की फसलों में भी ठंड की वजह से नुकसान होता है। बिल्कुल। खासकर फूल की अवस्था में काफी प्रभाव पड़ता है। हाँ। इससे बचाव के लिए मेड़ों पर धुआं कर सकते हैं और हल्की सिंचाई भी की जा सकती है ना। और अभी गेहूं की फसल में अभी हम देख ही रहे हैं कि सिंचाई चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और साथ ही सब्जियों की बात करें भैया तो उसमें मटर की तुड़ाई चल रही है अभी, है ना, और आलू की खुदाई चल रही है। गाजर, मूली, टमाटर, भटे, गोभी, लगभग सभी सब्जियां जो हैं अभी लगी हुई। ठंड में तो वैसे ही सभी सब्जियां निकलती हैं और अभी किसान भाइयों के खेतों से सब्जियां निकल रही हैं। तो इसी से जुड़ी हुई हमारी आज की चर्चा है पालक की खेती और प्रबंधन पर। बिल्कुल। साथ ही सौरभ भैया आज गुरुवार है तो होगा हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों का अपना पसंदीदा क्रम लोक रंजनी। बिल्कुल भैया, है ना। तो लोक रंजनी क्रम में भी हमारे सभी श्रोताओं को हम उनके पसंद के भजन और लोकगीत सुनवाएंगे। बिल्कुल। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी हम सुनेंगे। हाँ। और भैया आज मेहमान भी आएंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम करेल विकासखंड बिछुआ के युवा किसान श्री तनुज खुबेले जी, है ना। और खेतीबाड़ी के अनुभवों पर इनसे बातचीत करेंगे अपने कुलदीप भैया। तो भैया सारे क्रम तो हमने बता दिए सौरभ भैया। हाँ। और शुरुआत हम करेंगे लेकिन लोक रंजनी क्रम से करेंगे। बिल्कुल। तो लोक रंजनी क्रम के अंतर्गत जो हमारे पास पहला पत्र आया हुआ है ये आया भैया टावर स्ट्रीट न्यूटन से। हमारे नियमित श्रोता हैं निसार खान, उमेश गुप्ता, अमरनाथ, महेश शुक्ला, शैलेंद्र राय, अभिलाष सूर्यवंशी, सुरेश हरडे और मोनू हरडे, जतन नायक व साथियों का। और इन्होंने लिखा है कि प्रिय भैया बहन को प्रणाम। तो भैया आप सभी को हमारी ओर से भी राम राम। और किसान वाणी परिवार को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको भी भैया हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्होंने लिखा है कि हमें एक लोकगीत सुनना है। तो चलिए इन सबकी मिलीजुली फरमाइश पर हम सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत जिसे गाया है पन्ना लाल गुजेले और साथियों ने। चलिए।
और इस प्यारे से लोकगीत के बाद एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और चलिए अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात के साथ, जो कि है पशुओं के चारे को करे प्रबंधित, इस विषय पर। कुलदीप भैया, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान भाई बहन खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बिल्कुल, पर सौरभ भैया, पशुपालन की सफलता का सबसे मुख्य भाग है पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे को प्रबंधित करना, है ना? क्योंकि पशुओं के पालन पोषण का लगभग 60 से 70% भाग चारे पर ही खर्च हो जाता है। बिल्कुल कुलदीप भैया, यदि चारे को वैज्ञानिक ढंग से संतुलित मात्रा में और पूरे साल भर पशुओं को खिलाएं तो पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सौरभ भैया, ये तो आपने 100% की बात कही, है ना? क्योंकि चारा प्रबंधन ही पशुपालन का मूल आधार है ना? किसान भाइयों, चारा प्रबंधन का मतलब है पशुओं की पोषण जरूरतों के अनुसार हरे, सूखे और सांद्र चारे की उचित मात्रा, गुणवत्ता, समय और विधि से व्यवस्था करना। हाँ किसान भाइयों, चारा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना, चारे की बर्बादी को रोकना, लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना है। पशु को पोषण के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल, और ये सभी तत्व उचित मात्रा में तभी मिलते हैं जब आहार संतुलित हो, ना? दूध देने वाले पशुओं, गाभिन पशुओं, बछड़े, बछड़ियों और कामकाजी पशुओं की पोषण जरूरत जो होती है ना सौरभ भैया, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसलिए उनके लिए अलग अलग आहार योजना बनानी जरूरी होती है। बिल्कुल, यानी अलग अलग आहार उन्हें अलग अलग मात्रा में खिलाना चाहिए, है ना भैया? किसान भाइयों, चारे के प्रकारों की अगर हम बात करें तो इसमें हरा चारा पशुओं के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें नमी ज्यादा होती है और प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी होते हैं। बिल्कुल, किसान भाई हरे चारे की पूर्ति के लिए बरसीम, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का और नेपियर घास को लगा सकते हैं अपने खेतों में। और किसान भाइयों, सूखे चारे में अगर हम बात करें तो भूसा, सूखी घास और पराली आप पशुओं को खिला सकते हैं, ना? ये रेशे का अच्छा स्रोत है और जुगाली करने वाले पशुओं के लिए ये अच्छे होते हैं। बिल्कुल, सांद्र चारे में दाना, खली और चोकर आते हैं। ये पशु को ऊर्जा और प्रोटीन देते हैं। ये दुधारू पशुओं के लिए जरूरी है भैया। और इसी तरह खनिज मिश्रण और नमक में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जो उत्पादन और प्रजनन के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल, और किसान भाइयों, उचित चारा प्रबंधन के लिए योजना बनाना जरूरी है। फसल चक्र अपनाकर खरीफ, रबी और बहुवर्षीय चारा फसलों की खेती हमें करना चाहिए। इससे पूरे साल हम पशु को हरा चारा खिला सकते हैं, ना? और साइलेज और हे, जो सूखी घास जिसे हम कहते हैं, से भी इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। हाँ, यानी हरे चारे को सुरक्षित करके सुखा के रख सकते हैं। बिल्कुल, उसे हम साइलेज और सूखी घास के रूप में साल भर चारा पशु को खिला सकते हैं, है ना? हरे चारे के साथ सूखा चारा, सांद्र चारा और खनिज मिश्रण का भी उपयोग करने से, सही तरीके से अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करके चारे को प्रबंधित करते हैं तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इससे, और उसकी प्रजनन क्षमता जो है, आजकल कुलदीप भैया बहुत सारी ऐसी समस्या आती है कि पशु गाभिन नहीं हो पाता है ना? गर्मी पर नहीं आ पाता जिसे कहना चाहिए। तो आहार प्रबंधन से हम इसे अच्छा कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी पशु का अच्छा रहेगा, प्रजनन क्षमता अच्छी बनी रहेगी और उत्पादन भी इनसे अच्छा ले सकते हैं, है ना? तो यही थी हमारी आज की बात, पशुओं के चारे को करें प्रबंधित, इस विषय पर। और चलिए हमारी आज की बात को बस यहीं पर दे देते हैं विराम सौरभ भैया। हाँ। और एक बार फिर से जुड़ जाते हैं लोक रंजनी क्रम के साथ। और लोक रंजनी क्रम में ये जो पत्र आया हुआ है हमारे पास, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर का। और एक और पत्र है हमारे पास ग्राम बमनी
पोस्ट परसोली से, है ना, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं सौरभ भैया, हाँ भैया, सतीश रघुवंशी जी। हाँ, तो चलिए, इन्होंने सभी ने नए साल की और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आकाशवाणी छिंदवाड़ा के लिए प्रेषित की हैं। तो भैया तो आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से भी आप सभी को तरफ से नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने भी लिखा है कि हम सबकी ओर से एक अच्छा सा लोकगीत सुनवा दिया जाए। तो चलिए, इन सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो। 16 श्रृंगार करे घर से निकली जब आंगन में, 16 श्रृंगार करे घर से निकली जब आंगन में, कजरा ले आंखें चमके जैसे चमके बिजली अंबर में, कजरा ले आंखें चमके जैसे चमके बिजली आंगन में, आंखें देख थर्रा में जाऊं गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, किसान भाई बहनों, अभी जो लोकगीत हमने सुनवाया उसमें आवाज़ थी बलिराम धुर्वे और इनके साथियों की। और आइए एक महत्वपूर्ण संदेश अब हम सुनते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। आइए किसान भाइयों, इस संदेश के बाद अब हम मेहमान क्रम की ओर बढ़ते हैं और आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम करेल विकासखंड बिछुआ के युवा किसान श्री तनुज खुबेले। खेतीबाड़ी के अनुभव पर इनसे बातचीत कर रहे हैं कुलदीप भैया। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम करेल विकासखंड बिछुआ के युवा व अनुभवी किसान श्री तनुज खुबेले जी से। तनुज भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। तनुज भैया, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि चारों ओर शीतलहर हमारे जिले में पड़ रही है, पाला भी पड़ रहा है, कड़ाके की ठंड है। तो सबसे पहला मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पाले से किन किन फसलों को नुकसान होता है और किन किन फसलों को फायदा होता है? पाले से वैसे अधिकांश फसलों को नुकसान होता है, कुछ ही फसलों को फायदा होता है, लेकिन नुकसान अधिकांश सब्जी वाली फसलों को नुकसान होता है। गेहूं जो फूल पे रहता है, जिसमें दाने आने वाले रहते हैं, तो उनको भी नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई तनुज भैया। तो जो गेहूं जिन पे फूल आते हैं, अब उस स्थिति में हमारे किसान भाई उस गेहूं की फसल के बचाव के लिए क्या उपाय करते हैं? गेहूं की फसल के बचाव के लिए सुबह शाम खेत के आसपास धुआं करना चाहिए या स्प्रिंकलर से सुबह शाम सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि पाला का असर बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है। अभी आपकी कितनी भूमि में गेहूं लगा हुआ है? अभी हमारी 6 एकड़ भूमि में गेहूं लगा हुआ है, जो कुछ फूल पे है और कुछ पाले पे है। अच्छा, ये फूल और पाले, इसमें क्या अंतर है? फूल यानी जिस समय गेहूं में बाले आती है उसको फूल वाली फसल कहते हैं, और जो पाला यानी जिसमें बाले नहीं आती वो पाला कहलाता है। मतलब ये एक प्रमुख अंतर होता है, जो फसल अभी शुरुआती अवस्था में है वो पाले की अवस्था में, और जिसपे बाले पड़ने की स्थिति होती है तो वो फूल वाली स्थिति में होती है। भैया, गेहूं हमारे जिले की परंपरागत फसल रही है और हम देखते हैं कि इन अवस्थाओं में कौन कौन से खाद और बीज का इस्तेमाल हमारी गेहूं की फसलों में इस समय अच्छे उत्पादन के लिए हमें करना चाहिए? वैसे तो अभी जब गेहूं पाले पे हो या फूल पे हो, उस समय यूरिया खाद का उपयोग किया जाता है। उसमें अपन थोड़ा बहुत एनपीके भी मिला सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, तो इससे फसल की ग्रोथ और ज्यादा होती है, पैदावार बढ़ती है। मैं कई बार ऐसे कई किसान भाइयों से मिलता हूं तनुज भैया, वो कहते हैं कि हमारे पास 1-2 ही पानी की व्यवस्था है, इसलिए हम गेहूं नहीं लगाते हैं। तो क्या गेहूं लगाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, या जिनके पास कम पानी हो वो भी गेहूं लगा सकते हैं? गेहूं लगाने के लिए पर्याप्त पानी की ही आवश्यकता होती है। हाँ, जिनके पास कम पानी है वो चने वगैरह की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि गेहूं के लिए कम से कम
5 पानी 4 पानी की आवश्यकता होती है, तभी गेहूं की जो औसत है वो अच्छी मिलती है। और कई बार हम देखते हैं कि वो मावठे का जो पानी बरसता है उससे क्या गेहूं को फायदा होता है या नुकसान? मावठे का जो पानी है उससे फसल को बहुत फायदा होता है। उससे जिन किसान भाइयों के पास पानी नहीं होता उनके लिए वो वरदान साबित है, और जिनके पास पानी है भी तो उनके लिए भी वो फायदा ही होता है। अच्छा, आप कितनी अवधि की गेहूं की फसलें लगाते हैं? कुछ फसलें हैं 4 माह की, कुछ होती है 3.5 माह की, तो इस प्रकार 15 दिन या 20 दिन के अंतर की फसलें होती है गेहूं की। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने गेहूं लगाया और अभी कुछ सब्जियां वगैरह भी आपने अपने खेतों में लगाई हुई हैं। सब्जियों में सिर्फ बटाना लगा हुआ है जो अब लास्ट है, तो और रेट भी अभी कुछ कम हो चुके हैं उसके। बाकी दूसरी फसल नहीं लगी है सब्जी की बटाने के अलावा। भैया, जैसे कि आप बिछुआ विकास खंड में निवास करते हैं, तो क्या सब्जी बेचने में आपको तकलीफ होती है, मतलब मार्केट में आने में तकलीफ होती है, इसलिए आप सब्जी नहीं लगाते? हाँ, वो भी समस्या है, मार्केट आने में भी समस्या होती है, इसलिए नहीं लगाते। और सब्जी इसलिए भी नहीं लगाते कि उस पे पाले का असर इस समय ज्यादा होता है, ठंड के समय, तो अधिकांश फसलें बैठ जाती है या कम उपज देती है, इसलिए भी नहीं लगाते। अच्छा, ये भी एक कारण है। अच्छा भैया, जैसे कि बातें आपसे कर ही रहे हैं हम गेहूं की, थोड़ी सी हम बातें करते हैं परंपरागत और आधुनिक खेती की। भैया, पहले के समय से चली आ रही परंपरागत खेती और अभी की आधुनिक खेती में आपको क्या अंतर नजर आता है? परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में सबसे मेन अंतर है यंत्रों का। आज की आधुनिक खेती में यंत्रों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, और पुराने समय में ऐसा यंत्र नहीं थे, तो जैसे पानी ही देना है फसल में तो रेल के देते थे, आजकल ड्रिप निकल गया है, स्प्रिंकलर निकल गया है, और बुआई में भी सहायता होती है, सीडिल निकल गई है। तो इस प्रकार आधुनिक खेती में कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। परंपरागत खेती में मतलब कि मैन पावर ज्यादा लगता था, ज्यादा मजदूरों की जरूरत रहती थी, जबकि आधुनिक खेती में मैन पावर कम लगता है, कम मजदूरों में ही काम हो जाता है, जिससे लागत भी कम लगती है। तो इस प्रकार आधुनिक खेती में उत्पादन के साथ साथ लागत भी कम होती है। ये तो अच्छी बात आपने बताई। और भैया, जैसे कि कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं, आपने किसी विशेष योजना का लाभ लिया है अपनी खेती के लिए? विशेष योजना का लाभ तो सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ स्प्रिंकलर लिए हैं। बाकी वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें बीज मिलते हैं और यंत्र वो भी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अभी स्प्रिंकलर लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री से भी 6,000 रुपए मिलते हैं, और मुख्यमंत्री की ओर से भी 4,000, ऐसे 10,000 रुपए मिलते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा होता है कि जब लागत का समय आता है उस समय बहुत जरूरत होती है पैसे की, उस समय ये पैसे काम आते हैं। भैया, खाद बीज भी क्या आपको समय पे उपलब्ध हो जाते हैं? हाँ, खाद बीज भी समय पे उपलब्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे होता है, लेकिन मिल जाता है खाद बीज समय पे। मतलब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ। चलिए भैया, आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप एक युवा किसान हैं, तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे जिले के युवा किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि खेती का जो व्यवसाय है बहुत अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, और उत्पादन अच्छा हो तो लागत कम होकर अच्छा प्रॉफिट अपन प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, और अपने बच्चों को भी अच्छी तरह अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और युवा किसान निराश ना हो, खेती पर फोकस करे और अपना परिवार चलाए, अपना रोजगार चलाए। तनुज भैया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाई बहनों, अभी मेहमान क्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे ग्राम करेल विकासखंड बिछुआ के युवा किसान श्री तनुज खुबेले को। खेतीबाड़ी के अनुभव पर इनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप भैया। और चलिए एक महत्वपूर्ण संदेश हम सुनते हैं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है
और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। और चलिए सौरभ भैया जुड़ जाते हैं हमारी आज की चर्चा के साथ, जो कि है पालक की खेती और प्रबंधन, इस विषय पर। किसान भाइयों, पालक एक सदाबहार सब्जी है और पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है। इसमें आयरन और विटामिन का उच्च स्रोत और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। और पालक की अगर बात करें तो वो हमारी कहावत है ना भैया कि पालक मेथी बथुआ खाओ और कुपोषण को दूर भगाओ। मतलब कुपोषण दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत अगर कोई है तो वो पालक भी है ना। तो पालक बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, पाचन के लिए अच्छी होती है, त्वचा, बाल, आंखों और दिमाग के लिए भी अच्छी होती है। पालक में कैंसर रोधी और एंटी एजिंग दवाइयां भी बनती है। पालक की खेती के लिए 15 से 30 डिग्री तापमान अच्छा होता है और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। सभी प्रकार की मिट्टी में पालक होती है, लेकिन रेतीली जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छी उपज देती है। और इसका पीएच मान जो है वो 6 से 7 के बीच होना चाहिए ना। और भाइयों, पालक की कुछ अच्छी किस्मों की अगर बात करें तो पंजाब ग्रीन, पूषा ज्योति, पूषा पालक, पूषा हरित और पूषा भारती जमीन की तैयारी के लिए अच्छी है। और 3 से 4 बार जुताई करके खेत को समतल करें और अगस्त से दिसंबर तक इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। बिल्कुल। पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे से पौधे 5 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। इसकी खेती के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करना है और बोनी को पंक्ति से या भुरकाव विधि से आप कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बिल्कुल। और खाद में 1 एकड़ के लिए 75 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लगती है। और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निंदाई गुड़ाई करें। बिजाई के बाद पहली सिंचाई करें और गर्मी में 4 से 6 दिनों में और सर्दियों में 10 से 12 दिनों के अंतर से सिंचाई करें। इसमें चेपा कीट का प्रकोप देखा जाता है और नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 ईसी 350 ml को 80 से 100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के तुरंत बाद हमें कटाई नहीं करना है, 7 दिन बाद हम इसकी कटाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और फसल बिजाई के 25 से 30 दिनों बाद कटाई करें। बीज के उत्पादन के लिए 50 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर फासले का हम उपयोग करें। प्रत्येक 5 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति छोड़ दे और बीमार पौधों को हटा दे। पत्तों में भिन्नता देखने वाले पौधों को हटा देना चाहिए। और पालक सब्जी के लिए तो उपयोग की ही जाती है, साथ में बीज का उत्पादन भी हम इससे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की चर्चा पालक की उन्नत खेती पर और प्रबंधन पर, है ना। और कुलदीप भैया, अब लोकरंजनी क्रम में एक और पत्र हमारे पास आया है ग्राम चीनी मंदिर से। वर्षा, वसुंधरा, शिवम, रवि और रंजना और इनके साथी। ऐसा ही एक पत्र है ग्राम नेर से प्रवीण, नीलम, शिखा, शिवानी, वेद, दिशा, सौरभ और स्वाति, मुकुंद, महिमा और इनके साथियों का। तो इन्होंने एक लोकगीत की फरमाइश की है, तो इन्हें सुनवाते हैं ये लोकगीत। लागे जैसे बुंदेली को लागे जैसी बुंदेली, लागे जैसे बुंदेली को लागे जैसी बुंदेली। और राम प्रसाद अहिरवार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। और श्रोताओं, अब समय हो चुका है, घड़ी इशारा कर रही है कि अब आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है।
तो लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और सौरभ भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।